हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। देखिए, जो आज का आपका क्लास रहेगा, ये आपकी छात्रावस्था अधीक्षक भर्ती में जो आपके सिलेबस में कंप्यूटर जहाँ से 25 नंबर कंप्यूटर है ना, जहाँ से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा उससे संबंधित है। सबसे पहले तो याद रखना है। और सॉफ्टवेयर का आज का भाग 2 ही हमारा क्लास है। इसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर का पहला क्लास मैंने आपको पहले ही अपलोड है ना, हाँ, मेरे द्वारा पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आप इस क्लास को पढ़ने के बाद या तो पहले वाले सॉफ्टवेयर के वीडियो देखेंगे, या ठीक है, या पहले आप जिसके पहले जो मैंने सॉफ्टवेयर का क्लास लिया था उसको आप देख लेंगे, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे। दोनों में कोई ज्यादा विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को चालू करते हैं। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए, आपका पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको बताने हैं, है ना। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी विंडोज, है ना, ऑप्शन सी है आपका लिनक्स, और ऑप्शन डी है आपका डॉस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिनक्स के बारे में क्या याद रखना है कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और साथ ही याद रखिएगा, ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण भी आप लिनक्स को ले सकते हैं, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण भी आप लिनक्स को ले सकते हैं। तो लिनक्स के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ ही ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न को आप पहले पढ़ें अच्छे से। देखिए, लाइनक्स लैम्प, है ना, लाइनक्स एलएमपी प्रोग्राम्स का एक लोकप्रिय वेब सर्वर सेट है, जहां ए का तात्पर्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। बेसिकली इस प्रश्न में जो लैम्प है उसमें ए का मतलब क्या है आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है अपाचे, ऑप्शन बी है एंड्रॉयड, ऑप्शन सी है एडोब, और ऑप्शन डी है एप्पल। देखिए, इसके बारे में जब मैं थ्योरी की क्लास लूंगा, है ना, हमारी थ्योरी की क्लास और जो इस तरह के एमसीक्यू फॉर्म में क्लासेस है दोनों एक साथ चलेंगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग लैम्प के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपका यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए अपाचे। ठीक, ऑप्शन ए अपाचे आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो लाइनेक्स लैम्प है ना, ये जो है एक बहुत ही फेमस वेब सर्वर है। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये बहुत ही फेमस वेब सर्वर है। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा ये फ्री में है ना, फ्री में अवेलेबल है। इसके लिए इसको यूज करने के लिए कोई आपको पैसे, है ना, पे नहीं करने पड़ते। ये क्या है, फ्री में अवेलेबल है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि ये ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत, है ना, दिया जाता है। ये जो है ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत, ठीक है, अवेलेबल कराया जाता है। तो लैम्प के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि ये फेमस वेब सर्वर है, फ्री में है, और ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत ये क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। देखिए, अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है। इसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है वीजीए, ऑप्शन बी है बीएलएसआई, ऑप्शन सी है यूनिक्स, और ऑप्शन डी है यूटीए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यूनिक्स जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो यूनिक्स है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं यूनिक्स के बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा कि इसका विकास हुआ 1970 में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया, तो देखिए अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी के इंजीनियर्स के द्वारा। ठीक है, अब उनके नाम देखिएगा। एक नाम है आपका डेनिस रिची, ठीक है, और दूसरा नाम है थॉमसन। ठीक है, डेनिस रिची और थॉमसन। और यूनिक्स के बारे में आपको और क्या याद रखना है कि याद रखिए लेटेस्ट मल्टी यूजर, है ना, लेटेस्ट, लेटेस्ट कहने का मतलब अत्याधुनिक, मल्टी यूजर,
और साथ ही मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। है ना? तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि लेटेस्ट मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा ये बेसिकली इसका कार्य क्या था, तो ये नेटवर्क और डाटा संचार के लिए बनाया गया था। आपको क्या याद रखना है इसके बारे में, नेटवर्क और डाटा संचार के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, साथ में आपको क्या याद रखिएगा कि इस तरीके का बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था, है ना, या इस उद्देश्य से बनाया जाने वाला पहला सॉफ्टवेयर था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और साथ में इसका उपयोग आप देखेंगे तो सर्वर और, है ना, जो सर्वर और जो वर्क स्टेशन है वहां इसका उपयोग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वर और वर्क स्टेशन में इसका उपयोग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखिएगा जो यूनिक्स है ना, इसका विकास 1970 में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी के जो इंजीनियर्स, नाम है डेनिस रिची और थॉमसन, उनके द्वारा। ये जो है लेटेस्ट मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये याद रखना है। दूसरा जो है ये नेटवर्क और डाटा संचार के लिए इसको बनाया गया था, और ये जो है इस तरीके का बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस तरीके का बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर है। और दूसरा चीज और आपको क्या याद रखना है कि जो है सर्वर, ठीक है, सर्वर और वर्क स्टेशन में इसका जो है प्रयोग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, अगला प्रश्न है आपसे जो पूछा गया है कि डॉस का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताने हैं, है ना। डॉस का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑप्शन डी डायल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए डॉस के बारे में हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डॉस क्या है तो याद रखिएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिंगल यूजर। ठीक है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये याद रखना है। ये जो है कमांड बेस पर वर्क करता है। ठीक है, किस पर, तो कमांड बेस पर ये जो है वर्क करता है। साथ ही याद रखिएगा ये क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। कैसा है, तो क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। और इसका निर्माण जो है आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है ना। इसका निर्माण अब जो है आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा ठीक, एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। और किस डेट को किया गया, तो याद रखिएगा 1981 में इसको विकसित किया गया है। कब, तो 1981 में, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डॉस के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरीके का, तो क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। साथ ही सिंगल यूजर कमांड बेस पर आधारित है, और आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट वेयर पर क्या होता है, ये उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इनको बनाया गया है। और कब डेट सन ईयर याद रखेंगे 1981 को। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, ये आपका अगला प्रश्न है ना। प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिए इस प्रश्न को पहले आप देखिए। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। ठीक, एक बार में ही निष्पादित कर देता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो उच्च स्तरीय भाषा उसको निम्न स्तरीय भाषा में एक ही बार में क्या करता है, बदलता है ये। ठीक है, उसको कई बार लेके नहीं बदलता। मतलब जैसे इंटरप्रेटर जो होता है वो करता क्या है, ठीक है, जैसे कि इंटरप्रेटर होता क्या है, पहले एक लाइन करेगा, फिर दूसरा लाइन करेगा, या एक वर्ड करेगा, दो वर्ड करेगा, इस तरीके की चीजें वहां होती है। लेकिन इसको एक बार आप प्रोग्राम कर दिए तो क्या करता है, एक ही बार में चीजों को निष्पादित कर देता है। ठीक है, तो चलिए इस चीजों को पहले यहाँ पे देखते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका असेंबलर, ऑप्शन बी है आपका इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी है कंपाइलर। तो इस प्रश्न में आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी कंपाइलर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी कंपाइलर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिए कंपाइलर क्या है, तो बेसिकली ये प्रोग्रामर है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, तो याद रखिएगा प्रोग्रामर। और किस तरीके का प्रोग्रामर, तो ट्रांसलेटर प्रोग्रामर है ना। किस तरीके का प्रोग्रामर, तो ट्रांसलेटर प्रोग्रामर है, याद रखना है। ये क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना उसको
ठीक है, मशीन लैंग्वेज में मशीन, ठीक है, लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, बदलता है। ठीक, जो उच्च स्तरीय भाषा है उसको, ठीक है, मशीनी भाषा में क्या करता है, उसको ये बदलता है। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा एक ही बार में सारी चीजों को ये निष्पादित कर देता है ना। एक ही बार में सभी चीजों को ये निष्पादित करता है ये, है ना। अलग अलग या छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में, या कहना चाहिए ब्रेक लेके नहीं करता। ठीक है, एक ही बार में सारा काम ये कंप्लीट कर देता है। ठीक है, या पैकेट के फॉर्म में नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाइलर के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि ये प्रोग्रामर है, किस तरीके का ट्रांसलेटर प्रोग्रामर है। ये जो है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है और एक ही बार में उसको निष्पादित कर देता है। चलिए देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, कौन कंपाइलर का भाग नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है सेमेनेटिक एनालाइजर, ऑप्शन बी है कोड जनरेटर, ऑप्शन सी है लॉजिकल एनालाइजर और ऑप्शन डी है लिंकर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी लिंकर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम लोग कंपाइलर के जो भाग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तीनों तो कंपाइलर के भाग हो गए, क्योंकि भाग नहीं है ये पूछा गया है। तो एक आता है सेमेनेटिक एनालाइजर, दूसरा होता है कोड जनरेटर, तीसरा होता है लॉजिकल एनालाइजर। ये सब किसके, तो कंपाइलर के भाग हैं। साथ ही आपको और कुछ भाग मैं बताता हूँ, जैसे लॉजिकल एनालाइजर। ठीक है, लॉजिकल, ये एनालाइजर ये भी किसके भाग है, तो कंपाइलर के भाग है। अगला जो है सिंटेक्स एनालाइजर, ये भी किसका भाग है, तो याद रखिएगा कंपाइलर के भाग है। उसके बाद अगला देखिए इंटरमीडिएट। ठीक है, अगला आपको याद रखना है जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखिए, कोड जनरेटर का इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये भी कंपाइलर का ही भाग है। ये किस प्रकार से काम करता है इसको हम लोग थ्योरी में देखेंगे। और एक होता है कोड ऑप्टिमाइजर। ठीक, एक आपको याद रखना है कोड ऑप्टिमाइजर। ठीक है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और ये है आपका कोड जनरेटर। ठीक है, तो इन सब चीजें, ये सारी चीजें जो है कंपाइलर के भाग हैं। तो कंपाइलर के भाग में आप लोगों ने क्या क्या देखा, सेमेटिक एनालाइजर, कोड जनरेटर, लॉजिकल एनालाइजर, है ना। जो आपका लॉजिकल सिंटेक्स, आप लॉजिकल एनालाइजर देखते हैं, सिंटेक्स एनालाइजर देखते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर देखते हैं और कोड ऑप्टिमाइजर। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है, ये आपको बताना है। मैंने थोड़ी देर पहले हम लोग कंपाइलर जब पढ़ा था तो मैंने क्या बताया था, वो एक ही बार में पूरी चीज को क्या कर देता है, निष्पादित कर देता है। मतलब जो एक ही बार में वो पूरा चीज को क्या करता है, ट्रांसलेटर करता है। वो बैच के फॉर्म में नहीं करता, टुकड़ों के फॉर्म में नहीं करता है। तो ऑप्शन ए कन्वर्टर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर और ऑप्शन डी है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो एक समय में एक कथन को, देखिए वो एक ही बार में करता है, ये एक समय में करता है। ठीक है, एक समय में एक कथन को करता है। ठीक, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इंटरप्रेटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इंटरप्रेटर के बारे में चलिए कुछ चीजें और देखते हैं। कंपाइलर के बारे में मैंने क्या बताया कि एक ही बार में सभी चीज को क्या करता है, ट्रांसलेट करके दे देता है। ठीक है, इंटरप्रेटर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि एक समय में एक ही कथन को ये करता है। मतलब एक कहने का मतलब क्या है कि एक समय में एक लाइन को ये करता है। तो इंटरप्रेटर के बारे में सबसे पहले तो याद रखिए प्रोग्रामर ट्रांसलेटर है। ठीक है, क्या है, तो याद रखिएगा प्रोग्रामर ट्रांसलेटर है ये। ठीक है, ये करता क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का जो है ना, हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसका वो मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। मतलब जो आपका हाई लेवल है ना, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, हाई लेवल भाषा जो होता है, उसको उच्च स्तरीय भाषा को कहने का मतलब मशीन स्तरीय भाषा या निम्न स्तरीय भाषा में ये कन्वर्ट करता है ना। कन्वर्ट नहीं कहना चाहिए, ट्रांसलेट करता है ना। निम्न स्तरीय भाषा में ये क्या करता है, तो ट्रांसलेट करता है। और इसके बारे में मैंने क्या बताया कि एक समय में एक कथन, एक कथन कहने का मतलब एक लाइन, है ना। एक समय में ये एक लाइन या कहा जाए एक पंक्ति का ही ट्रांसलेट करता है। ठीक,
एक लाइन या एक पंक्ति का ही ट्रांसलेट करता है। कौन? तो इंटरप्रेटर। ठीक है, और याद रखिएगा ये कमांड बेस पे काम करता है ना, जो चीजें इसको कमांड दी जाती है उसी के अनुसार ये क्रियान्वित होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरप्रेटर के बारे में देखा क्या कि ये है ना ट्रांसलेटर प्रोग्रामर है, हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न स्तरीय भाषा या मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है, और एक लाइन को है ना एक बार में एक लाइन या एक पंक्ति को ही ट्रांसलेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए एक सोर्स प्रोग्राम क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए एक प्रोग्राम जो मशीन भाषा में है। ऑप्शन बी एक प्रोग्राम जिसका मशीन भाषा में भाषांतर होता है। ठीक है। ऑप्शन सी एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतर। ठीक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में रूपांतर, ये क्या है? तो एक सोर्स प्रोग्राम है, आपको याद रखना है। ठीक, तो सोर्स प्रोग्राम के बारे में चलिए हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, जो उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है ना, इसको मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज में रूपांतरण करता है। ठीक है, ये बेसिकली ये क्या है, तो सोर्स प्रोग्राम ये भी एक ट्रांसलेटर ही है। ठीक है, और उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम में सोर्स कोड कहलाता है। साथ में आपको याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया गया कोई भी प्रोग्राम जो है, ठीक है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया कोई भी प्रोग्राम जो है सोर्स प्रोग्राम है ना, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है, या सोर्स कोड कहलाता है। ठीक, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एक सोर्स प्रोग्राम क्या है, तो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में क्या करता है, रूपांतर करता है, ये है। दूसरा चीज याद रखिएगा, कोई भी उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया कोई भी प्रोग्राम है, इसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ें। चलिए ये आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए आपका प्रश्न में क्या बोला गया है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित का उदाहरण ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, तो याद रखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन है, तो याद रखिएगा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटो एडिटिंग जो है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं उसमें याद रखना है, जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है, वो आपको कार्य को क्या करता है, निष्पादित करता है। लेकिन मोबाइल को चलाता कौन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो मोबाइल में आप जो कार्य करते हैं, ठीक है, मोबाइल में कंप्यूटर में आप जिस एप्लीकेशन के माध्यम से काम करते हैं या जिस एप्लीकेशन के थ्रू कार्य करते हैं, वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन जो कंप्यूटर है आपका मोबाइल है, उसको जो सॉफ्टवेयर चलाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीजें में फर्क समझ में आया। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये लोगों की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, लोगों की काम की जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के चलाने के हिसाब से बनाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है कंप्यूटर और मोबाइल को उसके चलने के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ें। बाहरी डीबीएमएस के लिए एक उदाहरण है ना हमें बताने हैं। ठीक है, एक उदाहरण हमें बताने हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन सी ओरेकल और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इनमें आपका उत्तर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा ओरेकल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बाहरी डीबीएमएस का उदाहरण कौन है, तो याद रखिए ओरेकल। ठीक है, अब ये है क्या, तो देखिए सबसे पहले तो डीबीएमएस का उदाहरण है, ये आपको पता चल गया है ना। डीबीएमएस का क्या है, तो एक उदाहरण है। ठीक है, कौन, तो ओरेकल। याद रखना है
ये बेसिकली डेटाबेस से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, डेटाबेस से संबंधित कार्य करता है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्या रखना है, ठीक है, और ये डेटाबेस से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, ठीक, ये चीजें याद रखनी है। और दूसरा क्या है, इसका उदाहरण हम लोग लें तो एक्सेल और वर्ड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक्सेल है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ओरेकल के बारे में सिर्फ आपको क्या याद रखने की है ना, डीबीएमएस का उदाहरण है और ये डेटाबेस संबंधित कार्य करता है। ठीक है, डीबीएमएस, ठीक है, का उदाहरण है और डेटाबेस संबंधित ये कार्य करता है जब कंप्यूटर क्या करता है, तो जब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है तब। ठीक है, जब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है तब की बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बस इतना ही चीज है ना याद रखना था, और इससे ज्यादा चीजें, ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के लिए मुझे तो लगता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, इनमें से कौन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका ओरेकल, ऑप्शन सी है आपका साइबेस। इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको है ना इसका एग्जांपल नहीं बताया था, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन मैंने है ना उदाहरण के तौर पे आगे रखा हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए है आपका ओरेकल, ऑप्शन बी है आपका साइबेस, ऑप्शन सी है आपका कोबाल, ऑप्शन डी है आपका एसक्यूएल सर्वर। तो इसमें आपको बताने क्या है कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन सी कोबाल जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। जबकि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन है, तो ओरेकल, साइबस और सर्वर है ना, एसक्यूएल सर्वर, ओनली सर्वर नहीं, एसक्यूएल सर्वर, ये क्या है, तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब देखिए डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था ये डाटाबेस पर क्या होता है, आधारित वर्क करता है। ठीक है, और साथ में क्या याद रखना है कि डीबीएमएस क्या है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, कैसा है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस के बारे में क्या याद रखना है आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और उदाहरण में आप लोगों ने क्या देखा, ओरेकल देखा है ना, साइबस देखा, एसक्यूएल सर्वर देखा, और कोबाल के बारे में याद रखे हैं, ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये लैंग्वेज है ना, ये क्या है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। ठीक, कोबाल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक, तो यहाँ डीबीएमएस का फुल फॉर्म आप लोगों ने क्या देखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कोबाल के बारे में हम क्या देख पाते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषा है। साथ ही ओरेकल, साइबस और एसक्यूएल सर्वर, ये जो है डीबीएमएस है ना, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं है ना, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेवल के हैं।